नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। सत्ता का संग्राम चल रहा है। देश की 96 सीटों पर लोकसभा का मतदान आज चल रहा है। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 3 बजे तक 59.63% वोटिंग हुई। इंदौर में सबसे कम 48% की लगभग वोटिंग हुई। खरगोन बड़वानी में सबसे ज्यादा 63% से ऊपर मतदान पड़ चुके हैं। उज्जैन की बात करें तो 61% के लगभग वोटिंग हो चुकी है। धार में 60% से ऊपर तो खंडवा में 59% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। देवास में 63% से ऊपर तो रतलाम में 62.78%, मंदसौर में 61% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। तो ये आंकड़े आपको बता रहे हैं जो वोटिंग परसेंटेज का वो शाम 3 बजे का है, लेकिन अभी भी वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। 6 बजे तक मतदान पड़ेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो रही है और लोग घर से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। लगभग 60% को आंकड़ा छूते हुए सभी लोकसभा सीटों का देखिए औसतन, लेकिन सबसे खास जो सीट रही इन 8 लोकसभा सीटों में से वो है इंदौर। इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है। इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, लेकिन इंदौर में बीजेपी के सामने कोई टक्कर का नेता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये कह रही है कि मोदी मैं है पूरा इंदौर। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तरफ गठबंधन के साथ नोटा पर वोट डालने की अपील कर रहा है। लोगों के सामने खूब प्रचार प्रसार हुआ कि नोटा को वोट देना है। विकास सोलंकी हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़े हुए हैं, उनके पास चले गए। 3 बज चुके हैं, आंकड़े हम रख चुके हैं, लेकिन क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है विकास इंदौर की? देखिए, लोकसभा को लेकर मालवा निमाड़ की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो इंदौर कहीं ना कहीं मतदान के प्रतिशत में मालवा निमाड़ में सबसे आगे रहता है। लेकिन जिस तरह के समीकरण जो है प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर लोकसभा सीट में हुई है, तो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत पूरे ही मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा जो देखा जा रहा है वो इंदौर लोकसभा सीट को है। 48.04% मतदान जो है दोपहर 3 बजे तक हुआ है। वहीं सबसे पहले मैं आपको नजारा जो है मतदान केंद्र का दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इक्का दुक्का जो मतदाता है वही मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदाता जो है जो लोकसभा के चुनाव है इसको लेकर किसी तरह की रुचि जो है नहीं दिखाया जा रहा है। अगर बात की जाए सत्ता में 7 बार का नंबर 1 शहर जो है इंदौर है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर जो है निकलकर सामने आ रही है कि लगातार जो है वोटिंग प्रतिशत इंदौर का घटता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो दोपहर 3 बजे तक 48.04 जी बिल्कुल विकास, तो जिस तरीके से आपने तस्वीर दिखाई है कि मतदान केंद्र में शाम का वक्त हो रहा है, सूरज ढलने को आया है, लेकिन फिर भी लोग मतदान करने नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है कि कोई विपक्ष का नेता ही नहीं है, प्रत्याशी ही नहीं है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी मध्य प्रदेश की है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी के उम्मीदवार सांसद शंकर लालवानी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी न होने की वजह से उदासीनता का माहौल दिखाई दे रहा है। जी विकास, निश्चित तौर पर जिस दिन 29 अप्रैल के दिन जो कांग्रेस का प्रत्याशी अक्षय कांति बम थे, उन्होंने कहीं ना कहीं नामांकन वापसी लेने के बाद जो है बीजेपी का दामन थाम लिया था, उसी दिन से इंदौर शहर में चुनाव प्रचार को लेकर किसी तरह का माहौल जो है नजर नहीं आ रहा था। कांग्रेस ने मतदाताओं के पास जाकर नोटा को अपना प्रत्याशी बताते हुए कहीं ना कहीं नोटा पर वोटिंग करने की अपील जो है लगातार की थी और कारगर भी जो है साबित होते हुए कांग्रेस की मुहिम यहाँ पर दिख रही है। ताबड़तोड़ चुनाव के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो या नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा लगातार फिर इंदौर लोकसभा सीट का लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से नोटा को लेकर कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं मैदान पकड़ रही थी, तो बीजेपी के भी दिग्गज नेता कहीं ना कहीं इंदौर का दौरा कर रहे थे और उन्होंने मतदाता
मतदाताओं से अपील की थी कि नोटा किसी का ऑप्शन नहीं है, अपने मत का सही उपयोग जो है किया जा सके। लेकिन जिस तरह की तस्वीर जो है मतदान में लेकर दिख रही है, जो मतदाता जो है काफी ही कम उत्साहित जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह तड़के जिस तरह से मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे, इससे लग रहा था कि इंदौर में जो है मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जिस तरह की तस्वीर जो है दोपहर 3 बजे तक निकलकर सामने आई है, सबसे कम पूरे ही 8 लोकसभा सीटों में सबसे कम जो मतदान हुआ है। लेकिन विकास, एक बात और है कि जो 8 लोकसभा सीटें हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी हैं वो इंदौर से ही है। 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से शंकर लालवानी है, कांग्रेस तरफ से है नहीं कोई, लेकिन और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या दूसरी पार्टी के हैं, वो कितने दमखम रखते हैं, कितने मजबूत हैं? देखिए, इंदौर लोकसभा सीट की अगर बात कही जाए तो चुनाव में सिर्फ 2 पार्टी जो है, मतदाता जो है बड़ी संख्या में मतदाता है। पहले नंबर पे आती है भारतीय जनता पार्टी, जिनकी तरफ से मौजूदा सांसद शंकर लालवानी जो है प्रत्याशी है। वहीं दूसरी ओर से कांग्रेस का प्रत्याशी जो है नामांकन वापस लेने के बाद कहीं ना कहीं जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसके बाद जो कांग्रेस के पास जो प्रत्याशी विहीन कांग्रेस हो जाती है। यही कारण है कि लोगों में जो उत्साह है वह कम नजर आ रहा है। मैं 2019 के लोकसभा चुनाव के अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करूं तो शाम 6 बजे तक 69.04% जो है पिछली बार जो है मतदान हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी तरह का उत्साह जो है लोगों में नजर नहीं आ रहा था। सुबह 7 बजे से लोग जो है लाइनों में जरूर लग रहे थे, मतदान केंद्रों पर भीड़ जो है देखी जा रही थी। लेकिन जैसे ही दोपहर 12 बजते हैं, मतदाताओं की कमी जो है लगातार चल रही है। और जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, किस तरह से मतदान जो मतदाता है वह कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे। इससे सन्नाटा जो है मतदान केंद्रों पर है। इक्का दुक्का जो लोग हैं वह जो है कहीं ना कहीं मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर इस बार लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि बढ़ चढ़कर जो महिला वोटर और जो पहली बार के वोटर है वह मतदान करने के लिए जरूर जो है मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। खासकर महिला जो है वो मतदान करती हुई लगातार यहाँ पर नजर आई है। और सबसे ज्यादा जो है युवा वोटर जो सबसे पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने पहुंचे, उत्साह एक उमंग के साथ जो है मतदान करने पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह के समीकरण इंदौर में बदले हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष न होने की वजह से उनका उत्साह भी फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, दोबारा आपसे लेंगे, अपडेट लेंगे, जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से मतदान हो रहा है और इसको लेकर सीएम मोहन यादव के कांग्रेस के इंदौर नोटा पर वोट डालने की अपील पर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या का काम बीजेपी ने किया है और नोटा पर वोट की अपील कर कांग्रेस कुछ भी गलत नहीं कर रही है। मतदाताओं के ये अधिकार निर्वाचन आयोग ने दिया है, वो कहां अपना मत देते हैं। गौरतलब है कि सीएम मोहन यादव ने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पार्टी की नोटा को वोट देने के स्टैंड को असंवैधानिक बताया है। नहीं, धोबी पार्ट नहीं मारा, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और असंख्य लोगों को वोट डालने से वंचित किया, एक चॉइस खत्म की। लोकतंत्र में जो लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते थे उनकी चॉइस को खत्म करके इन्होंने वोट डालने वालों का महत्व कम किया है। दूसरी बात, अगर नोटा मतपत्र में है तो ये निर्वाचन आयोग की देन है। एक ऑप्शन है लोगों के पास कि अगर किसी को पसंद नहीं करते तो आप नोटा पर वोट डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में चौथे चरण में इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा विजयवर्गीय जी ने। लोकसभा के चुनाव है और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी अपने परिवार के साथ जो है मतदान करने पहुंचे। कैलाश जी, कितना उत्साह देखते हैं इंदौर के मतदाताओं को? बहुत उत्साह है। सभी दूर से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। थोड़ा सा मतदान धीरे जरूर हो रहा है, पर देखिए आप यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है काफ़ी बड़ी संख्या में। क्या जी, अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जो मतदान केंद्र खाली दिखाई दे रहे हैं? इधर है। तो निश्चित रूप से हमारे साथ पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय जी। विजयवर्गीय जी, किस तरह से देखते हैं लोकसभा का महापर्व है? ठीक है, मैं तो आपके साथ चल रहा हूं। हाँ,
किस तरह से देखते हैं लोकसभा का महापर्व है, आज परिवार के साथ जो है आप मतदान देने के लिए पहुंचे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग हर साल परिवार के साथ मतदान करते हैं और मेरा सबसे निवेदन है कि सपरिवार 100% मतदान करें, एक भी वोट ना छूटे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं ताकि सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए। भाभी जी, मतदाताओं को किस तरह की अपील करेंगे? सभी से मेरी अपील है कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें, वोट डालने जरूर जाए और माननीय मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो है मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंच चुके, परिवार के साथ जो है यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं लोगों से अपील की। उन्होंने कहा भी है कि शुरुआती दौर में जरूर जो है मतदान में थोड़ी सी कमी देखी गई है, लेकिन जिस तरह की उत्साह जो मतदान केंद्रों में नजर आ रहा है, तो इंदौर शहर के अंदर कहीं ना कहीं जो इंदौर शहर नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, तो मतदान में भी जो है नंबर 1 शहर बनेगा और मतदाताओं में उत्साह है। अगर बात की जाए शाम 6 बजे तक बड़ी संख्या में जो मतदाता घरों से निकलकर मतदान केंद्रों में पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं एक उत्साह जो है नजर आ रहा है। और हर बार की तरह जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनी पत्नी व अपने बेटे पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के साथ यहाँ पर पूरे परिवार के साथ जो है कहीं ना कहीं मतदान करने के लिए पहुंचे। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर। तो वहीं इंदौर सीट पर भी मतदान जारी है। शहर में 200 से ज्यादा आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आदर्श मतदान केंद्र का जायजा लिया स्वराज संवाददाता विकास सोलंकी ने। को लेकर चौथे चरण का मतदान जो है शुरू हो चुका है। और अगर बात की जाए प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर की, तो मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर जो मतदाता है वह कहीं ना कहीं लगातार जो है अपनी मतदान रूपी आहुति जो है डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं आदर्श मतदान केंद्र है, दुल्हन की तरह जो है मतदान केंद्रों को यहाँ पर सजाया गया है। कुछ मतदाता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान रूपी अपनी आहुति डालने के लिए आप पहुंचे थे, किस तरह का उत्साह है? काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छा है और खूब सजा के रखा है उन्होंने। और अभी जनता भी आने लगी है। हम लोग क्या कि सुबह सुबह गर्मी का टाइम है, इसलिए हम जल्दी आ गए। काम बाद में होता रहेगा, पहले वोट डालो। मैम, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? आप सुबह से ही जो है यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है देखने को मिल रही है और जिस तरह का सजावट जो है यहाँ पर देखी जा रही है। सजावट तो बहुत ही अच्छी है और सभी को अपना वोट डालना चाहिए और मोदी जी ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जो मतदाता है उनसे? एक उत्साह, इस उम्र में भी आप सुबह तड़के ही जो है मतदान के लिए आ गए हैं। जी हाँ सर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी जल्दी वोटिंग करके आ जाए। और कार्य बहुत अच्छा है मोदी जी का और सब अच्छी सराहना है उनकी, इसलिए हम जल्दी आ गए सुबह सुबह। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि एक अलग ही उत्साह जहां मतदाताओं के अंदर जो है नजर आ रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेल्फी पॉइंट भी जो है यहाँ पर लगाई गई है और जिस तरह का जो मतदान केंद्र को जो है दुल्हन की तरह जो है यहाँ पर सजाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नए नए जतन जो है इंदौर के अंदर जो है किए जाते हैं। इस तरह के अगर बात की जाए तो अलग अलग वार्डों के अंदर जो मतदान केंद्र हैं वो यहाँ पर बनाए गए आदर्श मतदान केंद्र के रूप में जो है यहाँ पर किया गया है। जिस तरह से भीषण गर्मी का जो दौर है, तो कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों के बाहर छांव का व्यवस्था है, इसको लेकर टेंट यहाँ पर लगाए गए। वहीं पीने के पानी की व्यवस्था भी जो है मतदान केंद्रों पर जो है की जा रही है। वहीं बुजुर्ग मतदाता आकर आराम से यहाँ पर बैठ भी सके, किसी तरह की दिक्कत उन्हें ना हो, इसको लेकर बैठने की भी पर्याप्त व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। गर्मी को देखते हुए कूलर जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में भी काफी उत्साह और उमंग के साथ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं जिस तरह से आदर्श मतदान केंद्र जो है बनाए गए, वहीं अगर किसी जो बच्चे अगर आते हैं तो बच्चों के लिए भी एक अलग से व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। तो एक आदर्श मतदान केंद्र के रूप में जो है इंदौर शहर में अलग अलग वार्डों में इस तरह के मतदान केंद्र जो है यहाँ पर बनाए गए हैं और दुल्हन की तरह जो मतदान केंद्र है वह यहाँ पर गए हैं। और कहीं ना कहीं बड़े उत्साह के साथ जो मतदाता है इस लोकतंत्र के महापर्व के अंदर अपना मतदान करने के लिए जो है पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर।
तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, चाहे वो इंदौर की बात की जाए या फिर बची हुई लोकसभा 7 सीटों की बात की जाए, 8 सीटों पर आज मतदान जारी है और 6 बजे तक लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे, हमारे पास साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे प्रेम व्यास जी। लगभग सफर आधा हो गया है, 4 चरण हो चुके हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मध्य प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर चुनाव आज संपन्न हो जाएंगे। आज से 8 सीटें आज भी हैं जिन पर मतदान पड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? और जितने चरण निकलते जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम अपनी जीत की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। हमने पूर्व में भी कहा है कि मध्य प्रदेश में लगभग हम पूरी 2900 सीटें जीतेंगे, उसकी तरफ हम प्रयासरत, कार्यरत है। पूर्व में जो हमने कार्य करे थे, जो होमवर्क करा था, जो एग्जाम्स अब आई है, तो निश्चित रूप से अगर आपने होमवर्क करा है और एग्जाम्स अच्छे से दिए तो आप कह सकते हैं कि हम पूरी 29 सीटें जीतेंगे। दूसरी तरफ है सांसदों का कार्य और उसके ऊपर भी राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी और उनकी गारंटी, जिसको हम जनता के माध्यम में, सांसदों के माध्यम से प्रेषित करने का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये दोनों फैक्टर है जिसको लेकर हम आशान्वित है और जैसे जैसे चुनाव के जो है फेजेस पूरे होते जाएंगे, हम जीत के प्रति आश्वस्त होते जाएंगे। लेकिन व्यास जी, कहीं शाइनिंग इंडिया वाला खेल ना हो जाए, 2004 वाला ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। 400 पार के नारे आप लगा रहे हो, 20 साल बाद 2024 आ चुका है, वही 4 का आंकड़ा है, 400 पार का भी आपने दे दिया है। कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो आप सोच रहे हैं उसके उलट हो जाए? देखिए, जब लड़ाई होती है मैदान में तो निश्चित रूप से 2 चीजें होती है। हतोत्वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा मोक्षसे महेंद्र तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर हम हारते भी हैं तो हमने जो भारत के लिए जो कार्य करे, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित हुए, तो निश्चित रूप से हम जनमानस के मध्य में जो है, जनमानस के हृदय में एक अमिट छवि छोड़ के जाते हैं। जीतते हैं तो लगभग पूरे भारत का और पूरी पृथ्वी, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई देशों के जो प्रतिनिधित्व है वो कार्य करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत का झंडा बुलंद करेंगे। हमने इसलिए कहा है कि हम अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से जनता के मध्य में है। अब ये जनता को तय करना है कि जनता हमें कितना प्रतिसाद देती है। एक और कहावत है, कही जाती है, जिसे आपने बताई है कि अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां मृतम गमय। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो आप परिणाम सोच रहे हैं उसके उलट हो जाए। हमने इंदौर में देखा है, इंदौर में प्रत्याशी अचानक 10 बजे तक प्रचार कर रहा होता है आपके विपक्षी दल का, 1 घंटे बाद अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि 11 बजे आपके साथ आ जाता है। लेकिन सर, आपसे इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि जनता जो है वो सब कुछ जानती है, भांपती है, पहले तो कुछ नहीं बोलती है, बड़े बड़े मंच देती है, सभाएं होती है, संवाद आप करिए, बातचीत करिए, लेकिन जब ईवीएम के पास बटन दबाने जनता जाती है, उस समय उसको याद आ जाता है कि 5 साल आपने क्या किया। 5 साल सर आपके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। इस मध्य प्रदेश ने कोरोना की महामारी भी देखी है, दवाइयों की किल्लत देखी है, मध्य प्रदेश भोपाल और इंदौर में लाशों की ढेर भी देखी है, नगर निगम और प्रशासन शासन की लापरवाही भी देखी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ और हो जाए जो आप सोचते हैं उससे इतर। चीजें सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा युद्धा युजस्व नेवम पापम आप किसी। आप अपने कृत्यों को जो है जनता के मध्य में लेके जाओ। कोरोना काल में ही आयुष्मान कार्ड से कई लोगों का जीवन बचा, हमने भरपूर प्रयास करा पूरे भारत में। लेकिन सर, वो जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी, जो हम खबरों के माध्यम से दिखा रहे थे, जनता जो रो रही थी, विलप रही थी, तड़प रही थी, वो तस्वीर कहां की थी? क्या वो मध्य प्रदेश की नहीं थी? क्या वो देश की नहीं थी? देखिए, निश्चित रूप से कार्य किया गया है। आज इसको IMF तक प्रोत्साहित कर रहा है कि जिस तरह से भारत में कोरोना को लेकर कार्य हुए, जैसे टीकों का निर्माण हुआ, मेडिसिन का सप्लाई हुआ, निश्चित रूप से हम दूसरों को सप्लाई कर रहे थे। मतलब यह परिस्थिति थी कि भारत में जिस तरह से कार्य हुआ उसकी सराहना विश्व पटल पर की जा रही कोरोना को लेकर। लेकिन निश्चित रूप से जैसे आयुष्मान कार्ड को लेकर अगर कुछ भ्रांति आए तो मुख्यमंत्री जी ने एक नंबर अलॉट कर दिया कि अगर किसी भी चिकित्सालय से जो है दुर्व्यवहार किया जाए तो तुरंत शिकायत करें। उसके लिए समिति तुरंत बना दी गई। मेडिसिन का सप्लाई, दूसरा संगठन, जितने भी संगठन अनुशासन संगठन है वो निश्चित रूप से धरातल पर कार्य करते हैं। राशन आपके द्वार, जिन लोगों को राशन की आवश्यकता थी उनको राशन पहुंचाए, तो निश्चित रूप से हमने भरपूर प्रयास किया। आपने प्रयास किया, स्वाभाविक सी बात है, सरकार आपकी थी प्रदेश में भी और केंद्र में भी,
तो आप ही को काम करना पड़ेगा। लेकिन आपसे सवाल इसलिए किया गया कि 2019 और 24 में बहुत अंतर है। भारी उत्साह कभी कभी गलत निर्णय दे देता है या गलत रिजल्ट आ जाता है। कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो राजकुमार उपाध्याय जी आपके पास आएंगे। उपाध्याय जी, आप भी बड़े पार्टी के नेता हैं, सूबे में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, गठबंधन भी आपको साथ है और आपको मिला है, लेकिन फिर भी आप इतने मजबूर हो गए कि इंदौर जैसे शहर में नोटा को प्रमोट कर रहे हैं। आपके पास नेता नहीं थे, आप नेता नहीं बना सकते थे। यानी कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, सबको समाहित करने वाली पार्टी है, बहुत सारे नेताओं को जन्म दिया है। तो सर, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आप नोटा का प्रचार कर रहे हैं? 14 निर्दलीय और दूसरे दल के प्रत्याशी है, उनमें किसी एक को नेता आप चुन लेते तो शायद जो उदासीनता, निराशा दिख रही है इंदौर में, वो तस्वीर कुछ दूसरी होती। उदासीनता और निराशा का जो माहौल आज वर्तमान समय में इंदौर लोकसभा क्षेत्र में बनाया है, उसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है। भाई, आप कांग्रेस का प्रत्याशी जब वहां से चुनाव लड़ रहा था, अंतिम समय में आप डर, दबाव, भय या जिस भी प्रकार की बात करें, उसको आप वहां से फॉर्म वापस विड्रॉ करने के लिए, ये मतदाताओं की लोकतंत्र की जो उनकी स्वतंत्रता है उसका हनन है, उसका। लेकिन राजकुमार जी, आपका आरोप ठीक है, आप लगा सकते हैं, लेकिन जिस पैर से आप खड़े थे, आपका पैर अगर लाचार है, कमजोर है, तो फिर दोष आप दूसरों को क्यों देंगे? आप भी जानते हैं कि यह राजनीति है, राजनीति में कूटनीति होती है और राजनीति का एक अंग है। आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, आप भी तो प्रदेश में बहुत साल तक राज किया है, केंद्र में भी आपकी सरकार रही है, सारे आप हथकंडे से वाकिफ हैं, सब कुछ आप जानते हैं कि राजनीति में सब कुछ चलता है। तो आप राजनीति का एक दूसरा दांव भी खेल देते, आप क्यों नहीं खेल पाए? कौन सी कमी आपके पास रही? क्या आपके जहन में ये चीज नहीं आई? क्या आपके पार्टी के नेताओं में ये विचार नहीं आया कि हम दूसरे पार्टी के या निर्दलीय प्रत्याशी को दांव लगा देते, उस पर उसको प्रमोट कर देते? आप तो नोटा का प्रमोट किए, लेकिन नोटा से आप क्या पाएंगे? नोटा से पाना और खोना नहीं है। नोटा से एक पूरे देश में संदेश जाएगा कि इंदौर जैसे साफ स्वच्छ शहर, जहां बुद्धि, विवेक और व्यापारिक राजधानी जिसको कहते हैं, और हर चीज में अव्वल है, उसके मतदाताओं को अगर इस प्रकार से विपक्षी दल द्वारा हरण किया जाएगा, उसके लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करके लोकतंत्र का गला घोटने का जो प्रयास करा है, उसका ये परिणाम है। और कांग्रेस का अगर गठबंधन का कोई प्रत्याशी वहां ऐसा रहता तो हम निश्चित रूप से उसको समर्थन देते। खजुराहो में भी फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को समर्थन दिया ही है, परंतु अब जब यहाँ बार बार ये दूसरी बार ये स्थिति आई है, तो वहां भी एक नामांकन रद्द हुआ। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो प्रक्रिया बाद में कोर्ट न्यायालय देता है या शिकायत होती जब होता है, परंतु यहाँ तो तुरंत ही जब उसी दिन ही सब हो गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी को क्यों खौफ है, क्यों नहीं लड़ना चाहती वो मैदान में, क्यों इस प्रकार के हथकंडे प्रयोग करती, क्यों दिशा का भटकाव करती है, मुद्दों से दूर जाती है? भाई, आप निवेश, नौकरी, व्यवसाय, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर बात करिए, स्थानीय मुद्दों पर बात करिए। इस प्रकार से छल और छलावा से मतदाताओं को उपाध्याय जी, विरासत तो बीजेपी को आपने ही सौंपी है ना। 60 साल तक आपकी सरकार रही है, जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं। ये 60 साल में जो आपने किया है वही तो आपने विरासत में बीजेपी को दिया था, और बीजेपी जो कर रही है वो विरासत में आप या फिर दूसरी पार्टी को मिलेगा। हालांकि जनता तय करेगी कि आप किसको विरासत देनी है, चाबी किसको देनी है। रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी, जिस तरीके से माहौल चल रहा है, देश में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का सिर्फ दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है, आम आदमी की बात, आम आदमी के सरोकार के मुद्दे को उठाया जाता है, उस पर बातचीत होती है, या फिर कहें कि एक रोड मैप तैयार किया जाता है कि आगे 5 साल तक हमें देश को कैसे ले जाना है, क्या कुछ करना है देश की आवाम के लिए, देश की जनता के लिए। लेकिन कोसों दूर मुद्दे हो चुके हैं सर। जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, जिस तरीके की बातें आती है, और जैसे बहस के 15 मिनट निकल चुके कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे आवाम के लिए कितना सही कितना गलत है सर?
अभिषेक जी, बड़ा सही मुद्दा उठाया आपने जी। देखिए, चुनाव मुद्दे के लिए होता है। जो सत्ता पक्ष है, 5 साल में आपने क्या किया जनता के लिए, उसको बताना है। और जैसा आपने कहा, रोड मैप 5 साल अगला क्या है। विपक्ष का काम है कि जो सत्ता पक्ष ने गलतियां की है उसको एक्सपोज करना। लेकिन दुर्भाग्य यही है, चाहे वो असेंबली चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चुनाव आते आते पाकिस्तान आ जाता है, उसमें चीन आ जाता है, मंगलसूत्र आ जाएगा और पर्सनल अटैक होने लगता है। विपक्ष मोदी पे अटैक करता है, मोदी विपक्ष पे अटैक करते हैं। तो सारा जो नैरेटिव है, जो विकास होना चाहिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं, कि दुर्भाग्य से फिर पूरे चुनाव भर वो जो डिफरेंट नैरेटिव सेट करना चाहती है सत्ता पक्ष या विपक्ष, उसके इर्द गिर्द चुनाव होने लगता है और फिर अगले 5 साल तक के लिए रियल मुद्दे खो जाते हैं। उसमें ज्यादा जिम्मेदारी मुझे लगता है अभिषेक जी जनता की है जी। आपको ऐसे लोगों को नकारना पड़ेगा जो मुद्दों पे राजनीति नहीं करते हैं, जो चुनाव आते आते मुद्दों के बजाय निगेटिव चीजों को नैरेटिव सेट करना चाहते हैं और नॉन इश्यूज को इलेक्शन इश्यू बनाना चाहते हैं। अगर जनता जागरूक हो गई और रिजेक्ट करना शुरू कर दी तो पॉलिटिकल पार्टी भी रास्ते में आ जाएंगे। बिल्कुल रंजन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। व्यास जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने तो 400 पार का नारा दे दिया कि 400 पार जाएंगे। हालांकि 400 पार जाएंगे कि कहीं और रह जाएंगे, ये तो आने वाले समय में इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन व्यास जी, आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में और जब चुनाव हो रहा हो तो इस तरीके की नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए? दूसरी बात यह भी है कि अगर आपने काम किया है, आपके सरकार के द्वारा योजनाएं आई है, चाहे वो केंद्र की सरकार की योजनाएं हो या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हो, जनता को लाभ मिले हैं, एक तबका आपके पास जाएगा। लेकिन एक तबका जो है वो लगातार इन 5 और 10 सालों में, जब आपकी सरकार रही 14 से 24 तक में, आपका विरोध होता रहा। किसान भी मध्य प्रदेश में बहुत हैं और देश में लगभग 75% कहीं ना कहीं किसान और किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। किसान नाराज बहुत दिखे हैं साहब, युवा बहुत नाराज दिखे हैं, बच्चों की बात नहीं होती है। हमारे सहयोगी सोहेल खान ने एक रिपोर्ट दी थी कि बच्चों की बात नहीं आती, 18 साल के जो कम उम्र के लोग होते हैं, क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? युवाओं की बात आप करते हैं, युवाओं का देश कहते हैं, बच्चों को शिक्षा की बात आती है, रोजगार की बात आती है, लेकिन इनके मुद्दे कहां जाते हैं? यह आपसे सवाल एक है। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। जैसा लेकिन आपने जो कहा था उसमें थोड़ा सा मुझे मतभेद है आपकी बातों में। बिल्कुल जायज है। फ्यूचरिस्टिक नहीं है जी, फ्यूचरिस्टिक्स तो है ना। हमने जो मैनिफेस्टो दिया है निश्चित रूप में फ्यूचरिस्टिक है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी जितने भी भाषण है, मैं दावा करता हूं उसमें अगर 50 मिनट बोलते हैं तो लगभग 40 मिनट जो है विकास के ऊपर कहते हैं और अगले 10 मिनट जो है तात्कालिक विषयों के ऊपर बात होती है जो राहुल गांधी जी बोलकर आते हैं। अगर राहुल गांधी जी जो है वो टैक्स की बात करेंगे, वेल्थ टैक्स की बात करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी उसका जिक्र करते हैं। वो वहां पर जो है वो फवाद चौधरी जो मवाद निकालते हैं और उस मवाद को जो है फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर जो लेकर घूमने का कार्य करते हैं, पाकिस्तान से डराने का कार्य करते हैं, ये तो इनके बड़े नेता है ना। ओवरसीज अध्यक्ष जो है वहां से जो खुद चिंपांजी जैसे दिखते हैं, उनको भारत के लोग जो है चिंपांजी और बाहरी दिखते हैं। तो जो ये बातें हैं इनका जिक्र अंतिम 10 मिनट में होता है, लगभग 40 मिनट में जो है विकास और विकास से संबंधित बातें और जो कार्य किए गए हैं उसकी बातें होती। अगर हम आयुष्मान कार्ड में जो है बुजुर्गों को जोड़ने की बात करते तो उसके पूर्व से आयुष्मान कार्ड में लाभ देने के बाद हम कहते हैं कि 70 वर्ष से जो ज्यादा बुजुर्ग है उनको अब हम जोड़ेंगे। अब हम जो है दूसरे जिन लोगों ने कोविड काल में अपने माता पिता खो दिए उनको भी सुविधा देने का कार्य करेंगे। अगर हम घर बना लेते हैं 4 करोड़, उसके पश्चात कहते हैं कि हम 3 करोड़ घर और बनाने का कार्य करेंगे। हमने जो है जैसे जिस तरह से ओलंपिक की मेजबानी की बात करी 2026 में, उसके पहले हम खेलो इंडिया का आयोजन करते हैं। उस सफल इंडिया के आयोजन के पश्चात हम बोलते हैं कि अगले 2 साल में 2026 में जो है हम ओलंपिक का आयोजन करेंगे। हम 1 करोड़ लखपति दीदी देने के पश्चात हम कहते हैं कि महिलाओं को हेल्थ सेक्टर से जोड़ा जाएगा और उसके बाद में डिफरेंट जो योजना है उसके माध्यम से 1 करोड़ लाडली दीदी बनाने के बाद हम 3 करोड़ लाडली दीदी बनाएंगे। तो आप चुनाव के समय लाडली बहना योजना भी चला देते हैं और 1000 रुपए दे देते हैं। तो प्रदेश की स्थिति यह है कि 1000 के लिए महिलाएं लाइन पे लगती हैं।
1000 की सोच में वो सरकार बदल देती है। तो हमारे देश की स्थिति ये भी है, आप ही तो करते हैं, आप ही की तो देन है ये। देखिए, अगर हमने 100 योजनाएं चलाई है तो 99 योजनाएं लगभग साक्षर और सार्थक करने की। सर, ये लाडली बहना योजना क्या थी? ये कौन सा आपका खेल था, कौन सी आपकी कूटनीति थी कि आपने चुनाव के ऐन वक्त पहले आपने लाडली योजना का जिक्र कर दिया, चुनाव तक पैसा देने की बात कर दी, और टाइम से आ भी रहा है। आगे आएगा कि नहीं आएगा ये तो भगवान ही जानेंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की लुभावनी चीजें, आप तो रेबड़ी भी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि रेबड़ी की बात होती है, आप जब कहते हैं तो योजनाएं हो जाती है, विपक्ष कहता है तो रेबड़ी हो जाती है, तो भरोसा आप पे क्यों? आप तो 1000 दे रहे हैं, राहुल गांधी 1 लाख देने की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि जब लाडली बहना में अगर हम पैसा देने का कार्य करते हैं तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहां से प्रारंभ करते हैं सब चीजों को। उसके बाद में जो है विद्यार्थी जो है उनको जो है लैपटॉप्स देने का काम, स्कूटी, ताकि वे पढ़ाई में अग्रसर हो। अगर हम आदिवासी अंचल में जाते तो एकलव्य विद्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण भी करते हैं। अगर हम 1 करोड़ लखपति दीदी बनाते तो वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम से नहीं है, उनका संपूर्ण विकास करना और उसके पश्चात उनके इन्वेस्टमेंट्स को कम करना, उनको प्लान्स बताना और उसके बाद में जो है साक्षर रूप से उनको प्रदर्शित करना। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर हम एक योजना डायरेक्ट बेनिफिशियरी की देते हैं तो लगभग 99 योजनाएं जो वो सार्थक और साक्षर करने के लिए होती है। चलिए ठीक है व्यास जी, उपाध्याय जी से ले लेते हैं कि आखिर उपाध्याय जी आपकी पार्टी की क्या नाकामी रही? टीवी डिबेट में छाती पीटने से क्या होगा जब आपने विपक्षी भूमिका में रहते हुए कुछ आपने काम किया नहीं है? क्या आपकी मजबूती रही है? क्यों आपको वोट दें? जो चुनाव हो रहे हैं, आपको लगता है कि मैं दमखम के साथ हमारे प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, आपने काम किया है, आपने क्या काम किया है, क्या मजबूती आपकी रही है? क्या आपको लगता है कि जो 8 सीटों पर आज मतदाता वोट कर रहे हैं वो आपको वोट करेंगे? आपने कुछ ऐसा काम किया है? संरचनाएं हैं जिस पर बहुत काम कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। आज जो खेतों पर सिंचाई व्यवस्था है, उन बांधों का काम किया है, एनटीपीसी, एम्स, एसपीएन, पेपर सिक्योरिटी मिल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आयुध निर्माणी, जिनका अब धीरे धीरे निजीकरण की ओर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। रेल विभाग की आज ये स्थिति है, ये बोलते हैं मुद्दे की बात, आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं। आयुष्मान योजना में सर हमारा सवाल ये है कि इन 10 सालों में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आपने क्या किया है? क्योंकि जो बच्चा 10 साल पहले 8 साल का था, आज वो मतदान कर रहा है, 18 साल का हो गया है, उसको नहीं याद है कि आपने पहले क्या काम किया है। इन 10 सालों में आपने क्या काम किया है? क्या आप लोगों के जहन तक पहुंचे हैं? बिल्कुल। तो बताइए, मजबूती में आपसे वही पूछ रहा हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह अपनी बातें रखी है, बूथ स्तर पे युवाओं के साथ संवाद कर युवा संवाद के माध्यम से कार्यक्रम करके नारी न्याय के लिए, श्रमिकों के साथ, किसानों की एमएसपी के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में धरातल पे रही और विपक्ष के लिए लगातार आवाज उठाती रही विपक्ष के माध्यम से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 2014 से 2024 आ गया, इन सालों में उनकी 1 इंजन नहीं, 2 इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार रही। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार भी तीनों पहिए उसके बिल्कुल फेल हो गए हैं। ट्रिपल इंजन जो कहते हैं कि भैया हम डबल इंजन है, हम तो ट्रिपल इंजन कहते हैं, क्योंकि इनको स्थानीय पंचायतों और नगरीय निकायों में भी, स्थानीय संस्थाओं में भी इनको मत मिला, लेकिन इन्होंने कोई विकास नहीं करे। नल जल योजनाएं ठप्प पड़ी है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल यह है कि अभी कल ही नर्मदापुरम जिले में एक बड़ी घटना हुई थी, भोपाल के एक बालक परिवार, पांडे परिवार का बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, उसमें खुद ही को परिवार को मरचुरी रूप। बिल्कुल उपाध्याय जी, डबल इंजन की सरकार की दुहाई तो बीजेपी दे रही है, लेकिन ये भी तो कह रही है कि आपके पास तो इंजन ही नहीं है, पटरी में डब्बा है, ना आगे इंजन है ना पीछे इंजन है, तो डब्बा चलेगा कहां? रंजन श्रीवास्तव जी आपके पास आएंगे। रंजन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 400 पार के नारे दिए गए, 29 के 29 सीटों को जीतने का दावा किया गया, लेकिन वोटिंग परसेंटेज हमने देखा है कि पहले, दूसरे और दूसरे फेज में बहुत कम रहा है। तीसरे फेज में सुधार हुआ, लेकिन सुधार के साथ कहीं ना कहीं घबराहट, बौखलाहट और पसीने छूटते हुए भी हमने देखा है। देश के गृह मंत्री मध्य प्रदेश आते हैं और कहते हैं कि जिस मंत्री के क्षेत्र में मतदान प्रतिशत नहीं होगा उसका पद चला जाएगा। क्या आपको लगता है, और कि जिस तरीके से घबराहट दिख रही है, तो कहीं ना कहीं घटता हुआ वोटिंग परसेंटेज
सत्ताधारी पार्टी को घाटा लगने वाला है, इसीलिए इस तरीके की बात सामने आती है। अभिषेक जी, जो पहला पार्ट है, मुझे लगता है कि घबराहट होनी चाहिए, पसीने छूटने चाहिए, और इससे छूटने चाहिए कि जनता मालिक है। जनता के अगर मुद्दे आप नहीं उठाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो पसीने आएंगे। आप अगर जनता कसौटी जन की आवाज नहीं आएगी तो कोई हो, विपक्ष हो, जैसे आपने विपक्ष की बात की, 10 साल के बाद भी आप खड़े हैं, आप कमियां क्या रही नहीं पता, आज जनता करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी पसीने छूटने चाहिए। जनता ही मालिक होती है। लेकिन कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस बड़ा बारीक अंतर है। आपने 400 पार का नारा दे दिया, अब 400 पार पे हुआ ये कि कार्यकर्ता ने कहा 400 हो ही रहा है, तो हमें मेहनत क्यों करनी। तो आपको याद होगा जो अमित शाह है, तो उनका ज्यादा जोर था कि वर्कर्स को हम मोबिलाइज करें। और अभी जो पॉलिटिकल कल्चर क्या हो गया है अभिषेक जी कि नेता चुनाव जीतता है, वर्कर से दूर हो जाता है। जब तक चुनाव चलेगा वर्कर देवतुल्य में रहता है, चुनाव खत्म हुआ, आप विधायक, एमपी या मंत्री बने, फिर आप उस वर्कर की सुध नहीं लेते हैं। तो जो 2 फेज में देखा गया, न केवल मध्य प्रदेश, पूरे जगह पे वर्कर भी काफी उस मोड में आ गए, ठीक है आप 400 पा रहे हो, आप पा लो। तो फिर चिंता हुई सरकार को भी, रूलिंग पार्टी को भी, विपक्ष को भी, कि अगर मान लीजिए वाकई हम ओवर कॉन्फिडेंट, हमने काम अच्छा किया है, तो वर्कर में जोश क्यों नहीं आ रहा है, मतदाता में जोश क्यों नहीं आ रहा है। फिर एक कवायद शुरू हुई है, ठीक है, उसका परिणाम भी देखने को आया है, वोट परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है। और विपक्ष का जो कारण होना चाहिए चिंता का, कि अगर जनता में नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए। पिछले 15-20 साल से जो मुझे लगता है अभिषेक जी, वोट परसेंटेज बढ़ने से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो सत्ता पक्ष को जा रहा है, विपक्ष को जा रहा है, लेकिन बढ़ना चाहिए दोनों के लिए। चाहे वो सत्ता पक्ष को दोबारा सरकार में लाना चाहती जनता, या फिर नाराजगी व्यक्त करना चाहती हो, वोट तो सबको देना चाहिए जी। संजोग से तीसरे चौथे फेज में अच्छा परिणाम देखने को आया है। इंदौर जैसा जरूर, अगर मध्य प्रदेश का कॉन्टेक्स्ट में बोलो तो इंदौर भी एक लग रहा था कि वहां पर परसेंटेज से कम होगा, क्योंकि उन्होंने, भाजपा ने जो कांग्रेस कैंडिडेट उनको बैठा दिया, ये उनके लिए बुमरंग कर गया, मतलब नुकसानदेह हुआ। और सुमित्रा महाजन ने इसमें चिंता भी व्यक्त की, फिर पार्टी जरा बैकफुट पे आई। तो मुझे लगता है कि जो वोट परसेंटेज बढ़ता है, चाहे सत्ता पक्ष के फेवर में हो, विपक्ष के लिए हो, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए। और बढ़ता हुआ हमें सुखद संकेत दे रहा है कि जनता में अवेयरनेस बढ़ रही है, और अच्छा साइन है चुनाव खत्म होते होते अगर ऐसे बढ़ता रहा तो। ठीक है व्यास जी, हम धार पहुंचे, जब धार के मतदाता राधेश्याम कर रहे थे, और जब आपके पार्टी के बड़े नेता आते हैं तो सीधे याद दिलाते हैं कि राधे राधे आप जपो, लेकिन मथुरा वाले, श्रद्धा है, आस्था है, लेकिन आस्था चुनाव के समय आपकी क्यों फूटती है? चुनाव के समय, वोट डलवाते समय कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनो तो राम मंदिर जैसे आएगा, इस बार भी चुनो तो राधे जी आएंगे, श्याम जी आएंगे, मथुरा वाले आएंगे। क्या आपको लगता है कि आस्था बीच में आनी चाहिए, वो भी चुनाव के समय? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो आस्था है वो बहुत पहले से है। हमने तो 370 के खिलाफ कब कहा था, जब बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, तब से हमारा स्टैंड 370 को लेकर एक ही था। उसके बाद जब अटल जी की सरकार आई तब हमने राम मंदिर की बात करी। तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ जो हमारी छवि है भारतीय जनता पार्टी की, और विपक्ष का हर मंच में ये पूछना कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तब तो ये नकारात्मक रवैया नहीं लगता था। लेकिन मंदिर बन गया और तब ये कहना कि ये तो कोर्ट द्वारा बना है, ये बहुत सकारात्मक लगता है। निश्चित रूप से हमने, अच्छा, तो ये मोदी जी और बीजेपी के द्वारा बना हुआ है, सरकार ने फैसला लिया है, सरकार ने बनवाया है? नहीं तो मैं बता देता हूं ना आपको, सरकार ने कब कब कैसे कैसे फैसला लिया। 1976 में जब 8-8 खंबे निकल कर आए थे, तब राजीव उस सरकार को रुकवा कर उस खंबे को जो है रुकवाने का कार्य किसने करा था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे को। उसके बाद में 1986 में पांडे जी, जो उस समय
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जनसंघ के थे, उन्होंने जो है रिट पिटीशन लगाई थी और पांडे जी ने ही 1986 में जो है ताला खोलने का आदेश दिया था, जिस समय शाहबानो केस को दबाने के लिए राजीव जी ने जो ताला खोला था। लेकिन रिट पिटीशन किसने लगाई थी? उसके बाद में 2003 में सर कभी उन नेताओं का जिक्र कर लिया करिए जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, इनका जिक्र क्यों नहीं होता है? ये कुर्सी के पीछे पायदान में क्यों बैठे हुए हैं? कहा नहीं होता। अभी आडवाणी जी को तो पुरस्कार मिल चुका है और उसके पूर्व में आडवाणी जी आज भी, लेकिन सर हाँ बिल्कुल सही ट्रैक पे आ गए हैं, पुरस्कार मिला है। लेकिन उन्होंने एक बात भी कही है कि राहुल गांधी जैसे प्रभावशाली मैंने नेता नहीं देखा है। देश को बदलने और सही दिशा में ले जाने की उनके अंदर काबिलियत है, क्षमता है। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही जो दृढ़ नेतृत्व जो कह सकता है, जो इंदिरा गांधी जी के लिए जो है दुर्गा कह सकता है। लेकिन कांग्रेस का नकारा रवैया 10 साल में किस मुद्दे पर कांग्रेस ने समर्थन करा भारतीय जनता पार्टी का? चाहे वो सांसद भवन हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो राष्ट्रपति कोविंद जी का उद्बोधन हो, चाहे वो G20 समिट में जो है सबके लिए भोजन का आयोजन करना, उसका बहिष्कार करना हो। आप बताइए ना किस बात पे समर्थन करा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वह सभी के लिए सक्षम और समर्थन करने के लिए अग्रसर रहता है। चलिए ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जैसे आप कह रहे हैं कि देश हित में काम करती है। राजकुमार उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी एक समय देखी जाती थी, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, तभी तो आप इतने साल सत्ता पे रहे। लेकिन अब जो हमने देखा है कि इन कुछ सालों में आपके पार्टी के जो बड़े बड़े मठाधीश हुआ करते थे, बड़े बड़े जो नेता हुआ करते थे, जिनको आप पिलर कहते थे, मजबूत स्तंभ, वो सर टूटते हुए हमने देखा है। हमने देखा है कि किस तरीके से वो छलांग लगा चुके हैं। बहुत बड़े बड़े पद में आपने दिया, आपकी पार्टी ने दिया है, बैठे हैं, लेकिन संभाल नहीं पाए और अंततः दूसरे पक्ष में, आपके विपक्ष में शामिल हो गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार तो 29 के 29 लेकर जाएंगे, गढ़ भी नहीं बचेगा। गढ़ में कितना मजबूत है और क्या लगता है कि 29 के 29 चली जाएगी या कहीं आप भी हैं? भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। जैसे जैसे चरणों में मतदान बढ़ रहा है, 1, 2, 3, चौथा चरण, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नेता की लॉबी और नेता साथ कार्यकर्ता भी बौखला गए हैं और इनका बीपी बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। वो बयान भी देखिए आप, उनके पहले चरण के बयान अलग थे, दूसरे अलग, तीसरे अलग। उपाध्याय जी कुछ समय बाकी है, हमने आपके बारे में सवाल पूछे, आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। सर आप अपना बताइए ना कि 29 सीटों में आप कहां हैं, कितनी सीटों में आप जीत रहे हैं? उसी पर बोल रहा हूं कि हम 10 से 15 सीटों पर यहाँ बहुत बढ़त बनाएंगे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में। इस बार आप देखिएगा क्योंकि आदिवासी वर्ग, हमारे अनुसूचित जाति भाइयों का, पिछड़ा वर्ग का, महिला वर्ग का, श्रमिक का, युवा बेरोजगार और सबसे बड़ी बात जो युवा नौजवान बेरोजगार है, उनका मत प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में आएगा। महिला वर्ग जो महंगाई से और रसोई की एक एक तेल, घी, दाल, इनसे महंगाई से जो त्रस्त है, जो बाहर नौकरी पेशा व्यक्ति है, वो पेट्रोल डीजल की मार, आवागमन की जो आज किराया है, ट्रेनों का किराया देख लीजिए आप, बसों का देख लीजिए, जो बढ़ोतरी हुई है बेतहाशा महंगाई की, इन सबके खिलाफ मतदान होगा और हो रहा है। और इन चरणों में कांग्रेस बहुत मजबूती से आगे आएगी और निश्चित रूप से हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व है, इनके नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ 10 से 15 प्रत्याशियों पर। ठीक उपाध्याय जी, प्रेम जी कुछ कहना चाहते हैं, प्रेम के चेहरे में मंद मुस्कान की मार दिख रही है। जी प्रेम जी। पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरे भारत में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही, जो ये दम्भ भर रहे हैं कि जो हम जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगभग 400 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और उसके बाद हम कहते हैं कि हम 370 क्रॉस करेंगे। कांग्रेस पहले ये तय कर ले कि कितनी सीटों पर कांग्रेस पूरे भारत में चुनाव लड़ रही है, एकमात्र प्रश्न है। ठीक है उपाध्याय जी, जवाब दे दीजिए। हम 300 से अधिक सीटों पे लड़ रहे हैं और गठबंधन तो लगभग सभी पे। 300 पे आप लड़ रहे हैं, मजबूत कितने में है, जीत कितने? भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर है प्रेम जी, आप खुद देख लीजिए। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम वापस आप आएंगे, लेकिन एक अपडेट हम देंगे दर्शकों को। खबर जो भोपाल से है, जहां बीजेपी कार्यालय में बने महिला वार रूम का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जायजा लिया है और इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि महिलाओं को चुनाव प्रबंधन से जोड़ा गया।
हमने तो ट्राइबल्स में भी झाबुआ धार में बहनों और महिलाओं को प्राथमिकता दी है। पूरे देश में सबसे ज्यादा मतदान बढ़ रहा है तो वह मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर हमला भी बोला है। सुनिए क्या कुछ कहा है सीएम मोहन यादव ने। सबसे ज्यादा मतदान अगर हो रहा है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बढ़ रहा है और बहनों की जो लाइनें दिख रही है वो अपने आप में दिख रही। जितनी गालियाँ कांग्रेस ने दी सारा हिसाब बहनें चुकता कर रही। उनकी बोली गई एक बातों का ये सकारात्मक राजनीति का हिस्सा है कि वो अपने मतों से उनको परास्त करके उनका हिसाब चुकता है। जो अभी तक की रिपोर्ट आ रही, इंदौर सबसे ज्यादा अच्छे मतों से जीतने वाली सीट में से है। तो चलिए मेहमानों के पास वापस आएंगे और इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से चुनाव हो रहा है और चुनाव को लेकर क्या कुछ लोगों का कहना है। लेकिन एक खबर आपको बताएंगे, शाजापुर से खबर है। शाजापुर में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि में शाजापुर के महूपुरा क्षेत्र में मतदान केंद्र परिसर में टेंट गिर गया। वहीं परिसर में पानी हो गया। तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से पानी का आलम रहा, जिसके कारण मतदान काफी देर तक प्रभावित हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे मतदान केंद्र की है जहां पर हवा और बारिश की वजह से टेंट गिर गया और इसी के वजह से मतदान प्रभावित रहा। तेज बारिश का आलम शाजापुर में दिखाई दिया। तो चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजकुमार उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं और रंजन श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, आप ही के पास आऊंगा। रंजन जी, हमारी बात चल रही थी लेकिन एक बात और निकलकर सामने आती है। वो ये निकलकर सामने आती है कि हमारे लोकतंत्र में वोट देने का हक तो सबके पास है। एक प्रत्याशी होता है, खड़े 14 होते हैं, 24 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, लेकिन जीतने वाला एक होता है और वो नेता बनता है। सत्ता की चाबी उसके हाथ में होती है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में होते हैं, हारने के बाद वो साइड हो जाते हैं। लेकिन जो वोट होता है, जो लोग वोट दिए होते हैं, उनका वोट भी निरर्थक हो जाता है। क्या कुछ अलग से ऐसी कोई पहल होनी चाहिए कि जो उनके वोट को भी सार्थक लिया जाए? क्योंकि हम देखते हैं कि जितना ज्यादा अपने साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, वोटरों को जोड़ा जाए या मंचों में वोटा जाए, वो उसके वोट बैंक कहला जाते हैं। लेकिन जो उनके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता नहीं है, जो उनके वोटर नहीं है, उनका अलग ही व्यवहार उनके साथ होता है। अमूमन ऐसा होता है। ऐसा क्या होना चाहिए? आपका अनुभव लूंगा सर इसमें। देखिए विश्व जी, हमारा जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और पक्ष विपक्ष रहते हैं। जहां तक वोट का मामला, मान लीजिए कहीं पे 18 लाख वोट हैं और 10 लाख वोट पड़ते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जी। 10 में 6 लाख सत्ता पक्ष पड़ता है, 4 लाख पक्ष पड़ता है। जो भी जीतने वाला है, हारने वाला है। लेकिन चुनाव के बाद जो एमपी होगा, एमएलए होगा, पूरे क्षेत्र का एमपी एमएलए होता है, वो फिर मामला खत्म हो जाता है। ऐसे ही है जैसे चुनाव के बाद सरकार बनती है और जो सीएम या पीएम होते हैं वो पूरे सदन के नेता बोले जाते हैं। तो बीजेपी या कांग्रेस के नेता नहीं होते हैं। जो प्रधानमंत्री पूरे देश का नेता होता है, किसी पार्टी का नेता नहीं होता है। अब ये उस नेता या पीएम या सीएम, विधायक या एमपी पे डिपेंड करता है उसका दृष्टिकोण क्या है। हम 21वीं शताब्दी में हैं, क्या संकुचित दृष्टि से चल रहे हैं कि जिसने हमें वोट दिया हम उसी काम करेंगे? जैसे हमें याद है, अभी पिछले मंत्री थे मध्य प्रदेश में जी, जो हार गए अपने क्षेत्र से, उनका वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनका काम नहीं करूंगा। सर ये सवाल आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि हमने इसी समय देखा है जब राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ और इसके बाद बहुत सारे जो कार्यकर्ता, नेता, विधायक कांग्रेस पार्टी के, विपक्षी दल के, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहुंचे। तो उन्होंने सिर्फ एक ही रट लगाकर रखी थी कि जो राम विरोधी है उस पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे, हम राम भक्त हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि एक पार्टी जो आपके पक्ष में नहीं है, आपकी विचारधाराओं से मैच नहीं करता है, वो अलग हो जाता है, वो विरोधी हो जाता है। और वो पार्टी के नेता तो फिर आगे नारे लगाने लगते हैं कि संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र खतरे में है। क्या हमारे देश में इस तरीके की बातें होनी चाहिए?
हम देखते हैं कि पड़ोसी जो मुल्क है पाकिस्तान तक में इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के भाषण नहीं होते हैं कि आप प्रचार कर रहे हैं और प्रचार में संविधान बचाने के गाने और बातचीत हो, लोकतंत्र खतरे में, इस तरीके की बातचीत हो। इसलिए सवाल हमने आपसे पूछा है। सबसे बड़ा रेलेवेंट सवाल आपका है, और मुझे लगता है हम धर्म और राजनीति को गठबंधन कर रहा है, मिक्स कर रहा है, एक मैच कर रहा है, मतलब मिक्स कर रहा है। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल धार्मिक मुद्दा है, हमारे जीवन से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट भगवान राम का फोटो लेकर के वोट मांगता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है हमारे देश में। वोट तो आगे परफॉर्मेंस में मानना है, आपने जनता के जीवन में क्या आमूलचूल परिवर्तन आप लाए, उनके जीवन में सुधार क्या हुआ, शिक्षा कितनी अच्छी हुई। जैसे अभी आपने कोविड की बात की जी, सभी साक्षी हैं, व्यवस्था चरमरा गई थी। ठीक है कि सरकारी व्यवस्था ऐसी होती है कि कार्य ठीक नहीं होती है, लेकिन एक बैकअप मैनेजमेंट भी होता है। वो कभी कुछ हो सकता है हमारे साथ, कोई वायरस आ सकता है, कोई बैक्टीरिया आ सकता है, तो सरकार के पास वो बैकअप नहीं था। ठीक है, कल जो होना था हो गया, क्या आगे हम इस स्थिति में है कि हम कर पाए? तो ये सब विकास के मुद्दे, बहुत बड़े मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं। जनता का सबका इससे होना चाहिए, सरकार को इसको देखना चाहिए, प्रेस को इसको देखना चाहिए। लेकिन घूम फिर के अगर मंदिर को लेकर कौन मंदिर गया, किसने बुलाया, किसने नहीं बुलाया, ये सब बहाने होते हैं अभिषेक जी, किसी को पार्टी छोड़ने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल जो विचारधारा जुड़ा हुआ है वो पार्टी में जुड़ा रहता है। इसीलिए हमारे देश के लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। पक्ष विपक्ष दोनों की उतनी ही भूमिका होती है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष काम नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके की राजनीति होती है कि विपक्ष को खत्म करना या विपक्षी ना हो, क्योंकि इंदौर में हमने यही देखा है। व्यास जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि मालवा निमाड़ में आप अपने आप को कितना मजबूत देखते हैं, आपके प्रत्याशी पर कितना आपको भरोसा है? क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की 29 के 29 सीटों में प्रत्याशी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, नेता तो दो ही होता है, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन मालवा निमाड़ चाहता है कि हमारा प्रत्याशी अच्छा हो, मजबूत हो, वो हमारे लिए काम करे, हमारे मुद्दे को उठाए। क्या कुछ देखते हैं आप मालवा और निमाड़ को देखें? देखिए, प्रत्याशी वो जो कार्य करे, वो धरातल पर आकर जनता के लाभ के लिए कार्य करे। अब देखिए ना, रतलाम में जो है मेगा औद्योगिक पार्क को लेके जो पूर्व से सांसद महोदय मांग कर रहे थे, निश्चित रूप से वो पास हो गया। उसके बाद में इंडस्ट्रियल पार्क, उसके बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का हब बनाने के लिए कार्य, उसके बाद लगभग 50,700 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति प्रधानमंत्री जी द्वारा। 1014 करोड़ रुपए का जो खर्च था वो उसको अपना राज्य शासन वहन कर रहा है। यही विकास की जो गति है, जैसे मंदसौर को लेकर 17,78,000 के जो है लोकार्पण किए गए। मैं आपको सभी सीटों का बता रहा हूं। तो निश्चित रूप से जहां जहां हमने, हमारी सांसद है, हमने निश्चित रूप से कार्य करा। इसीलिए हम दम्भ के साथ में कहते हैं, अगर हमने होमवर्क करा, अगर हमने स्टडी करी, तो हम बता सकते हैं कि 80% आएंगे या 90% आएंगे। अब जिन्होंने होमवर्क ना करा हो, स्टडी ना करी हो, निश्चित रूप से वो सिर्फ भाग्य के भरोसे होता है। हमने दोनों चीजें करी है। आवासों का निर्माण, लगभग 10,000 घरों का निर्माण जो है देवास टेरिटरी में हुआ है। हमने कहा था इसलिए पूर्व में कि हम देवास पूर्ण रूप से जीत रहे हैं। हम उज्जैन, इंदौर, कोई भी मालवांचल का जो क्षेत्र है, जैसे कृषि की बात थी, तो पूर्व में की गई जो योजनाएं है वो धरातल पर है। 7 लाख हेक्टेयर को अगर 47 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का कार्य करा है, तो उसके बाद ही आज कृषि में मध्य प्रदेश को जो है कृषि कर्मण्य अवार्ड मिला है। जो पहले बिजली हुआ करती थी उसमें सांसद निधि के साथ में ऐड करना, जो ट्रेन का जो वंदे भारत है, आधुनिक भारत के लिए जो नमो भारत ट्रेन है, उसको मध्य प्रदेश तक लाना, तो सांसदों का जो कार्य था बखूबी उन्होंने निभाया। चलिए ठीक है व्यास जी, आपने काम किया है, हमने आपको भी सुना, आपकी भी बातें जानी, कांग्रेस पार्टी की भी जानी और रंजन साहब का अपना अनुभव भी जाना। लेकिन हमारा प्रदेश और हमारे देश ने बहुत सारी चीजें देखी है इन सब में। हालांकि प्रचार आपने खूब किया है, वादे दावे खूब किया है। अब इन वादों दावों में कितना लोग प्रभावित हुए हैं और किसको इस सत्ता की चाबी दिए हैं, ये खैर मतदान 29 सीटों पर लगभग आपसे आज से संपन्न हो जाएगा। लेकिन 4 जून को जो फैसले होंगे उस पर पता चल जाएगा कि आपके इरादे और वादे जनता तक कितने पहुंच पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का कि हमारे साथ आप लोग जुड़े और अपनी बात रखी। तो मध्य प्रदेश के चौथे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग चल रही है, 6 बजे तक चलेगी। हर एक अपडेट आपको देंगे, हर खबर से रूबरू आपको कराएंगे, क्योंकि हर जगह हमारे संवाददाता सुबह से डटे हुए हैं और आपको बताएंगे कि आखिर इस चुनावी हलचल में क्या कुछ चल रहा है। तो आप जुड़े रहें और देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।